What is agreement? Let's understand the concept of agreement first. It means compatibility and mutual understanding between two or more elements. Think of example of this gears. Gears में एक दूसरे के साथ compatibility की basis पे ही इनकी smooth movement ensured होती है. अगर इनके teeth एक दूसरे के साथ mismatch करेंगे अपने size में तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ move नहीं कर सकेंगे और सारा mechanism collapse कर सकता है. In the same way, sentence के elements को भी एक correct sentence presentation के लिए उनमें agreement required होता है. सबसे प्राइमरी एलिमेंट वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है और इस तरह से इनके दूसरे एलिमेंट्स में भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जिसकी बेसिस पे सेंटेंस के करेक्ट या रॉन्ग होने में उसकी बेसिस बनती है. सो इसी एलिमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. हमारे आज का लेक्चर भी इसी पॉइंट पर बेस करता है और सिर्फ इसके साथ साथ यही नहीं, हम इसमें कुछ और भी चीज़ें देखेंगे लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस और नाउन्स का आपस में क्या लिंक है, क्वांटिफायर्स नाउन के साथ कैसे एग्री करते हैं और वर्ब के एग्रीमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब फॉर्म्स का आपस में क्या लिंक है और इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हम अब व्यू करेंगे. सो लेट्स सी पॉइंट्स टू बी कवर्ड. हमने डिफरेंट पॉइंट्स कवर करने हैं लाइक बेसिक प्रिंसिपल से हम मूव करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ड्स अगर टू हैं तो उनमें सब्जेक्ट वर्ड वन की प्रेफरेंस कब है और अगर दोनों को हमने डिफरेंट वर्ड्स जैसे कि एंड और नॉर से अगर ज्वाइन किया है तो उनमें सब्जेक्ट वर्ड वन और टू की प्रेफरेंस कब कब होगी. इसी तरह से कंफ्यूजिंग नाउन जो एस के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इनका क्या रोल है, क्वांटिफायर्स, फ्रैक्शंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और इसके साथ साथ नाउन्स और उनके रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, इनका एग्रीमेंट में क्या रोल है, ये अपने रिलेटिव वर्ड के साथ किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं और फाइनली वर्ब के एग्रीमेंट में क्या इनका इम्पैक्ट होता है. और इसके साथ साथ हम फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इन चीज़ों पर भी हम डिस्कशन करेंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट समरी ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपका सारा लेक्चर इन अ नटशेल आपके पास सेव हो जाएगा जिसको आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं लेटर ऑन. सो लेट्स मूव. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक प्रिंसिपल. Let's see what example says. He picks or pick up a discarded newspaper. They has or have shown great kindness to the stranger. Christopher Robin's room is or are full of different toys. इन 3 different examples में हमारे सामने ये situation है कि हमें verb अपनी different forms में pick करना है. First sentence में हमें एस के साथ उसका एडिशन है और उसके बगैर है. सिमिलरली सेंटेंस 2 में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ थर्ड सेंटेंस में इज और आर में से हमें सिलेक्शन करना है. सो बेसिक प्रिंसिपल इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही कार फरमा है जिनकी बेसिस पे हम इनमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. सो फार हमने इंग्लिश की जितनी लर्निंग कर रखी है उसकी बेसिस पे हम अपनी गट फीलिंग पे बड़ी आसानी से शायद अभी इसके आंसर्स पिक कर सकें, बट उनकी एग्जैक्ट लॉजिक क्या हो सकती है. हम ये जानते हैं कि यहाँ ही के साथ पिक्स हम यूज़ करते हैं और हैज़ दे के साथ हम उसमें अगर सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो दे हैव शोन ग्रेट काइंडनेस. सिमिलरली क्रिस्टोफर रॉबिन्स रूम इज फुल ऑफ डिफरेंट टॉयज हम ये कहेंगे. बट what is the reason behind all this? So this is the basic reason behind all these, and similar examples we will understand later on in the lecture will be understood with the help of this concept, and that is singular subject goes for singular verb, plural subject for plural verb. In a nutshell हम अगर डिस्कस करें
तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करते हैं, और इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब। सो फार हम अभी तक सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने को थोड़ा बहुत फेमिलियर हो सकते हैं। मीन्स हम ये जानते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाउन सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, और नाउन्स हमारे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। सो हम एक उसके बारे में गेस दे सकते हैं कि जी ये सिंगुलर या प्लूरल होंगे। बट व्हाट अबाउट वर्ब? वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कब होते हैं और वो किस तरह के होते हैं? वर्ब तो एक्शंस या अपनी किसी भी तरह से उस स्टेट को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो इनके सिंगुलर या प्लूरल होने की डिस्कशन क्या है? लेट्स सी कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट से हम क्या डिटेल में इसमें मुराद लेते हैं। इनमें आपके कोई भी नेम आ जाते हैं, प्रोनाउंस आ जाते हैं, जिनमें आपके पर्सनल प्रोनाउंस से लेकर प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी हैं, जैसे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नो वन, एनीवन, लाइक दिस। सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट्स को भी हम अगर थोड़ा सा एनालिस्ट करते चलें, इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं। प्लूरल नेम्स आ जाएंगे, और प्रोनाउंस आपके पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आप यूज़ करते हैं, दे, वी, यू, और डिफरेंट प्रोनाउंस आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस में ये भी शामिल है। बट सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स क्या है? सिंगुलर वर्ब्स से मुराद आपके बी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक इज, वॉज, और वर्ब हैव की डिफरेंट फॉर्म्स लाइक हैज़ है, और डू के साथ ई एस आप ऐड करते हैं, इट मेक्स डज। एंड एनी वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ब अगर अपने साथ एस और ई एस की स्पेलिंग वेरिएशन के साथ आता है तो हम उसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल्स में अगर हम इसको मार्क करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पिक और पिक्स के मुकाबले में पिक्स सिंगुलर वर्ब है और पिक प्लूरल वर्ब है। इसी की दूसरी लिस्ट में आप देख रहे हैं कि इज के कंपैरिजन में आर है, वॉज के मुकाबले में वर है, हैज़ के मुकाबले में हैव है, और डज के मुकाबले में डू है। और सिमिलरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसी भी तरह का एडिशन नहीं कर रहे हैं, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। सो ये लिस्ट है, इनको हमें जहन में रखना है, और इन्हीं की कंपैटिबिलिटी का बेसिक प्रिंसिपल हम देखते हैं। बट बिफोर वी मूव फर्दर, एक पॉइंट हमने याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन आई अपने साथ थोड़ा सा चेंज, इसका बिहेवियर एक्सेप्शनल है कि इसमें ये अगर प्रेजेंट में अगर डिस्कस करें तो ये इज के बजाय एम को प्रेफर करता है। ये इसका यूनिक इसके साथ एक वर्ब है जो यूज होता है, और इसी तरह से प्लूरल वर्ब्स में इसकी सिलेक्शन वॉज या वर्ब के मुकाबले में वॉज होती है। सो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिन्हें आपने याद रखना है। बट हमारे क्वेश्चंस इतने सिंपल प्रिंसिपल पे बेस नहीं करते हैं, यहाँ इनकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। सो देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट वन। Let's see this example. The American town of cottages, theaters, and parks was or were empty. इस सेंटेंस में नोट करने की बात यह है कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं जो हमें नोट करने हैं, जिनके बारे में हमें केयरफुल होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन टाउन, देन अब के बाद कॉटेजेस, थिएटर्स एंड पार्क्स, और कलेक्टिवली अगर कहें तो कॉटेजेस से लेकर पार्क्स तक हम सबको एक कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और इन्हीं के में से एक के अकॉर्डिंगली हमें फैसला करना है, यही डिसाइड करना है कि हम अपना मेन वर्ब या उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल क्या अग्री करें। यही हमारा फर्स्ट चैलेंज है। Let's see another example before we reach any conclusion and find the correct answer. Here it is. It says, he as well as his friends are or is coming to the party. इस सेंटेंस में भी आप नोट कर रहे हैं कि as well as की जो phrase preposition है, इसके साथ भी दो subjects connected हैं, he and his friends.
और इन्हीं में से हमें इन्हीं की बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना है कि सेंटेंस में आर की सिलेक्शन होगी या इज हम टिक करेंगे सेंटेंस करेक्ट करने के लिए। सो इसमें रूल ये है कि वर्ड्स कमिंग बिफोर प्रपोजिशन एग्री विद वर्ब्स ओनली। पॉइंट ये है सर कि अभी अव फर्स्ट सेंटेंस में अगर नोट करें तो हमारे पास अव प्रपोजिशन है और इससे पहले वाला वर्ड जो फ्रेज है सब्जेक्ट है द अमेरिकन टाउन, ये सिंगुलर है। इस बेसिस पे हम अपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही एग्री करेंगे। सो हमारा करेक्ट आंसर वॉज होगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में भी गो कि हमें मीनिंग कुछ इस तरह का नजर आ रहा है कि इसमें ज्यादा लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी में आ रहे हैं, बट सेंटेंस में हमें फोकस किस पे कायम रखना है और वो है ही, जो कि आपका सब्जेक्ट वर्ड वन एज वेल एज ये फ्रेज प्रपोजिशन है और इसके साथ साथ ये आपका आगे इसके साथ जो भी चीज़ें हैं हमें उन पे फोकस नहीं रखना है। सो पॉइंट यही है। लेट्स सी कि हमारे पास कुछ इनकी एक लिस्ट है, प्रपोजिशन की लिस्ट। ये एक्चुअली कुछ यूँ कह लीजिए कि ऐसे लेस कॉमन है जो जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज कम है और इस वजह से हमें इनके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है, ताकि हम इनको अभी नोट कर लें, हम इनसे फेमिलियर हो जाएं कि अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चन आए तो हम इसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। सो इनमें है विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, बट, दैट, ऑफ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग and many other prepositions you can add. So let's see another example. She including her roommates. यहाँ भी हम including का meaning हम अगर नोट करने बैठ जाएंगे तो यहाँ हम confusion में आ जाएंगे कि ये तो ज़्यादा लोग हैं और उसके साथ उसके roommates भी, तो इस वजह से हम इसको शायद plural consider कर बैठे और verb have का option टिक करें, but correct answer इसमें singular है because of she, ये इसके साथ agree कर रहा है। नेक्स्ट, यूजिंग एन को यूज करते हुए हम जब भी सोचते हैं तो हमारे जहन में ये पॉइंट आता है कि हम दो एलिमेंट्स को, दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स सी, द हॉर्स एंड द जॉकी आर और इज इन द स्टेबल। यहाँ दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हॉर्स है और उसका जॉकी है जो स्टेबल में ही मौजूद है। ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और एंड से कनेक्टेड है। ये वो सिंपलेस्ट केस है एंड का जो हम डे वन से फेमिलियर होते हैं, जिनके बारे में अगर हम एंड को यूजेज में जब सीखते हैं अर्ली क्लासेस में शायद हमने ये सीखा कि ये आपका जब दो चीज़ों को हमने ज्वाइन करना है तो हम एंड को यूज़ करते हैं और उनके साथ डेफिनेटली उनको प्लूरल कंसिडर करते हैं। यहाँ इसका आंसर इज के कंपेरेटिवली आर ही होगा और रूल इसका यही है कि अगर सब्जेक्ट वन और टू एंड से कनेक्टेड है और वो दोनों सेपरेटली कंसिडर किए जा रहे हैं तो प्लूरल वर्ब के साथ एग्री करते हैं, लाइक दैट अहमद एंड अली, टू सेपरेट पर्सन्स। बट एक और सिचुएशन हमारे सामने आती है, वो ये कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो और वो एक एलिमेंट को शो कर रहे हैं, मीनिंग उनका कुछ ऐसा आ रहा हो कि वो एक एलिमेंट की तरफ, एक चीज़ की तरफ रेफर कर रहे हैं, तो हम उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर एग्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, ये आपके एक एलिमेंट को शो कर रहे हैं जो कि आपकी मेंटल स्टेट है। सिमिलरली, हॉर्स एंड कार्ट, ये एक व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ये हॉर्स एंड कार्ट दो अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि ये दोनों मिलकर एक सवारी बनाते हैं। सो इस वजह से हम इसके साथ हैज को एग्री करेंगे, सिंगुलर वर्ब। In the same way, anxiety and anger affects your relations badly. यहाँ पे भी हमने वन इमोशनल स्टेट को डिस्कस किया, दो के हमारे पास दो सेपरेट वर्ड्स हैं जिनको हम अपेरेंटली हमें नज़र आता है कि ये, बट इनका यूँ कह लीजिए कि इमोशनल स्टेट इनकी सिमिलर है और एक है और ऐसा इम्पैक्ट दे रही है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। सो एक्चुअली इस वजह से हम अफेक्ट के साथ एस ऐड कर रहे हैं, मीन्स उसे सिंगुलर वर्ब कंसिडर कर रहे हैं। सो कंक्लूड ये करते हैं हम
एंड के पहले यूजेज में कि हम एक तो यूजेज उससे वाकिफ हैं कि दो एंटिटीज हो तो प्लूरल है, और अगर एक स्टेट को डिस्कस कर रही हूँ, एक एलिमेंट की तरफ रेफर कर रहे हूँ, तो वन हम उसे कंसिडर करेंगे और वह भी सिंगुलर कंसिडर करेंगे. केस 2. My teacher and father is or are coming out of the library. इस सेकंड केस में भी हमने एंड ही यूज किया है, बट हमें कंफ्यूजन है कि यहाँ हम एज या आर सेलेक्ट करें, जबकि सेंटेंस में हमें साफ नज़र आ रहा है कि टीचर भी एक पर्सन है और फादर भी एक पर्सन है. बट हमें ऐसी सिचुएशन हमें क्या लग रही है कि जिसके मुकाबले में हम एज को प्रेफर करें या आर के बारे में हम कंफ्यूज हों कि यहाँ ये आएगा या नहीं. लेट्स सी व्हाट इट हैपेंस. Another example to be explored. My teacher and my father are or is coming out of the library. दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें, दोनों में एक डिफरेंस है. फर्स्ट सेंटेंस में माई का यूसेज फॉर वंस है, माई टीचर एंड फादर, जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में माई ट्वाइस यूज किया गया है, माई टीचर एंड माई फादर सेपरेटली. विल इट मेक अ डिफरेंस? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या एक और दो चीज़ों का यहाँ पर कोई डिफरेंस आ रहा है, साफ साफ जबकि नज़र आ रहा है, या इसके पीछे क्या ऐसा सीक्रेट हो सकता है कि हम नाउन्स के साथ कभी डिटर्मिनर्स को सिंगल या मतलब फॉर वंस और ट्वाइस यूज कर सकते हैं? ऐसा क्या है? सो रूल ये है, वन डिटर्मिनर फॉर वन नाउन, टू डिटर्मिनर्स फॉर टू. इट मीन्स कि अगर हम एक पर्सन की तरफ रेफर कर रहे हैं, एक चीज़ की तरफ रेफर कर रहे हैं, और उसकी हमने दो डेफिनेशंस दी हैं, उसके हमने दो डिफरेंट नेम्स से उसे इंट्रोड्यूस करवाया है, लाइक दैट वी डिड इन द फर्स्ट सेंटेंस, तो हम डेफिनेटली पर्सन तो एक ही है और हम उसके लिए इज यानी सिंगुलर वर्ब की तरफ रेफर करेंगे. बट हम सेंटेंस में इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि हम एक ही शख्स की तरफ या एक ही चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? अपेरेंटली तो हमें यही लग रहा है कि टीचर और फादर दो अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, उनके अलग अलग नेम हैं. बट ये एक ही शख्स के दो नाम कैसे हो सकते हैं? हमें इसको इंश्योर करना है, और वो हम इंश्योर करते हैं यूज़ किए गए डिटर्मिनर से, विच इज़ माई. इन दिस केस माई को अगर हमने एक दफ़ा यूज़ किया है, इट मीन्स कि हमने एक ही शख्स की या एक ही चीज़ की बात की है. और अगर सेंटेंस में हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स या दो डिफरेंट चीज़ों की बात करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें उनके डिटर्मिनर्स भी सेपरेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और उसी की बेसिस पे हमारा वर्ब भी प्लूरल कंसिडर किया जाएगा. एक और एग्जांपल देखते हैं, योर फ्रेंड एंड योर कलीग. अब इससे क्लियर है कि यहाँ फ्रेंड भी और कलीग भी ये दो अलग अलग लोग हैं, क्योंकि हमने दोनों के साथ सेपरेट हमने डिटर्मिनर्स प्रोवाइड किए. हैज़ और हैव में से करेक्ट आंसर आपका हैव. और इस तरह सेकेंड एग्जांपल में भी अगर हम नोट करें तो द प्रिंसिपल एंड पेट्रन. अब द का डिटर्मिनर हमने एक ही दफ़ा यूज़ किया है और हमने नेम्स टू यूज़ किए हैं, प्रिंसिपल एंड पेट्रन. सो इसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि द डिटर्मिनर एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है. सो इस वजह से हम इसको एक ही सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ एग्री करेंगे. अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ तक तो हम इस कंक्लूजन तक तो पहुँच गए कि वन डिटर्मिनर फॉर वन नाउन एंड टू डिटर्मिनर्स फॉर टू. बट एक जो पॉइंट है वो रह जाता है कि ये डिटर्मिनर्स कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं. माइट भी ऐसा हो कि हमें रूल तो पता हो लेकिन हम डिटर्मिनर्स से ही फेमिलियर ना हो, तो इस सूरत में हमारी एरर का या हमारे क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस फिर भी रहेंगे. तो इनमें इसका पॉइंट ये है कि डिटर्मिनर्स छोटे से आपकी लिस्ट है जिन्हें आपने याद रखना है, जिनमें आपके पास आ एंड ये एक ही है, और इनमें द, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर,
this, that, these, those, that and such. ये डिटर्मिनर्स सेंट्रल डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. आगे चलकर हम नाउन फ्रेज के टॉपिक में इन पर डिटेल से बात को डिस्कशन करेंगे. फॉर नाउ आपको सिर्फ याद रखना है कि आपका कोई भी कॉमन नाउन सेंट्रल डिटर्मिनर्स यानी इस लिस्ट में से कुछ ना कुछ ज़रूर यूज़ करेगा अपने साथ, और इस लिस्ट को अगर जब तक आप जहन में रखते हैं तो आप डिटर्मिनर्स को इनसे आप धोखा नहीं खा सकते. बाकी रूल हमारा कंक्लूजन यही है, वन डिटर्मिनर फॉर वन नाउन एंड टू डिटर्मिनर्स फॉर टू. यूजिंग एंड केस 3. एंड के केस में, एंड के यूजेज में हमने अभी तक 2 पॉइंट्स पढ़े. इनमें सबसे पहले हमने देखा कि 2 डिफरेंट अगर एंटिटीज हैं तो फिर हम उनको प्लूरल कंसिडर करते हैं, और अगर वो वन एलिमेंट की तरफ रेफर कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब. देन हमने फिर आगे चलकर इनमें ये भी नोट किया कि अगर डिटर्मिनर्स के साथ का केसेस उनके आ जाए तो डिटर्मिनर्स किस तरह से हमें नाउन को समझने में एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और उसी की बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि वर्ब हमारे साथ कौन सा एग्री करता है. बट हियर वी हैव structural elements like phrases. Teaching poetry and doing painting is or are the activities of your interest. यहाँ आपके पास 2 phrases हैं जिनमें आपने actions को डिस्कस किया है. ये 2 अलग अलग एंटिटीज़ हैं, 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं, 2 अलग अलग चीज़ों की. एक एक्टिविटी का है, इंट्रोडक्शन है तो दूसरा एक पेंटिंग को डिफाइन कर रहा है तो एक टीचिंग पोइट्री को. सो 2 सेपरेट हैं. इन शॉर्ट 2 फ्रेजेस हैं और ये दोनों सेपरेट हैं. सो इस वजह से हम इनके लिए इन्हें भी प्लूरल कंसिडर करेंगे. बात एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये बेसिक पहले वाला ही है. इसमें सिर्फ हमने इसको स्ट्रक्चरली थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की है. जो भी आपका एक वर्ड या मोर देन वन वर्ड जो होते हैं वो आपके फ्रेज ही कहलाते हैं. इन पिछले एग्जाम्पल्स में भी हमने फ्रेजेस ही डिस्कस की, और इसी बेसिस पे अगर हम इनको एक सिमिलर और एलेबोरेट फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें फोकस करते हुए ताकि हमें याद रहे तो ये आसान हो जाए. इसी बेसिस पे हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं ही हैज़ अ कार. सेंटेंस का इतना पार्ट एक सेंटेंस से ही जैसा सिमिलर है बट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. सो इसको हम क्लॉज कहते हैं. सेंटेंस और क्लॉज में एक डिफरेंस मेजर यही है कि ये पार्ट टू होल का डिफरेंस है. क्लॉज भी एक सेंटेंस ही होता है अपनी ज़ात में, बट वो सेंटेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसलिए हम सेंटेंस के अंदर उस पार्ट को सेंटेंस नहीं कह सकते, उसे हम क्लॉज कहते हैं. इसमें मेन एक्शन होता है और इस बेसिस पे हम इसको क्लॉज कहते हैं. एंड के साथ ये 2 क्लॉजेस कनेक्टेड हैं. ही हैज़ अ कार एंड ही इज़ ऑल्सो स्ट्रीट बेगर. ये 2 क्लॉजेस हैं. तो पॉइंट इसमें भी यही है ऊपर वाले की तरह कि अगर फ्रेजेस को कनेक्ट करने में एंड का रोल है कि वो आर की तरफ हमें लेकर जाता है, सो इस तरह से क्लॉजेस पे भी यही इम्पैक्ट है. क्लॉजेस को भी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो आर यानी प्लूरल वर्ब की तरफ हमें लेके जाता है. और रूल भी हम यही इसमें से कंक्लूड करते हैं कि 2 phrases और clauses take plural verbs when work as subjects. Let's see another sentence. He remained firm and he rescued his team all the way. ये 2 different activities. That's why हमने यहाँ show means plural verb use किया. He had some extraordinary qualities of leadership. So this is how we have discussed and its different cases. Let's see what we have next. Using or and nor. Case 1. और nor अपने मीनिंग के एतबार से ये चॉइस के लिए यूज़ होते हैं. समटाइम्स हमें दोनों में से एक चीज़ को सेलेक्ट करना होता है तो हम और यूज़ करते हैं, और अगर हम दोनों में से किसी एक को भी सेलेक्ट नहीं करते हैं, दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसमें हम नॉर को यूज़ करते हैं. बट इनके यूजेज में हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है. लेट्स सी कि इसके पहले केस में हमारे पास क्या है. Either the peon
or the sweeper has or have left the door open. यहाँ और के साथ हमारे पास दो नाउन्स कनेक्टेड हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। पीएन भी एक नाउन है और स्वीपर भी, और इस बेसिस पे हम यहाँ इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं कि हैज़ या हैव में से क्या कनेक्ट किया जाए, इसमें से किसको अग्री किया जाए। लेट्स सी अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लोर, देन फिर हम इसके रूल को इसमें से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, यहाँ पर भी हमारे पास यूज तो नॉर हुआ है, बट सिचुएशन सिमिलर है कि हैं हमारे पास दोनों नाउन ही, स्टूडेंट्स भी एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है, बट दोनों एग्जाम्पल्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमें कुछ बातें समझने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों नाउन्स कनेक्ट किए गए हैं, और नॉन नॉर की मदद से दोनों नाउन्स ही कनेक्टेड है। बट फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों नाउन्स सिंगुलर है, और सेकेंड एग्जाम्पल में एक नाउन प्लूरल है जो कि स्टूडेंट्स है। सो दोनों में से इनमें सिचुएशन हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, क्या दोनों नाउन सिंगुलर हों तो वर्ब हम कौन सा कंसिडर करेंगे, या दोनों में से कोई एक प्लूरल आ जाए तो उस पर वर्ब हम कौन सा अग्री करेंगे, या इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये क्या है। सो रूल ये है कि अगर दोनों नाउन्स सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा है। पीएन नाउन सिंगुलर है, स्वीपर भी सिंगुलर नाउन है, सो करेक्ट आंसर आपका हैज़ लेफ्ट द डोर ओपन होगा। इन द सेम वे, अगर दोनों में से कोई एक भी नाउन प्लूरल हमने यूज़ किया है, जैसे कि हम सेकेंड एग्जांपल में नोट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है, इसी बेसिस पे हम इसमें वर्ब हैव यूज़ करेंगे और ये हमारा वर्ब प्लूरल होगा। हैव को एक एग्जांपल के तौर पर हम कंसिडर कर रहे हैं। सो इसमें पॉइंट ये है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं रिवीजन के लिए। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द किड, अब यहाँ पेरेंट्स प्लूरल और किड सिंगुलर है, सो एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट आंसर आर होगा, जो कि सेंटेंस करेक्ट होगा, आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। Another example, neither friends nor any family member, again family member singular है और friends इसमें plural है, so इसी basis पे हम is या are में से are को select करेंगे because it goes with plural verb. Allowed to see the patient. Using or and nor case 2. केस 1 में हमने नाउन्स को डिस्कस किया कि नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो तो वो वर्ब के अग्री करने में मैटर करता है। बट इन एग्जांपल्स में नोट कीजिए कि हमारे पास क्या है, नाइदर ही नॉर आई, यहाँ नॉर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये प्रोनाउंस हैं ही और आई। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हम इज, एम और आर में से किसको सेलेक्ट करें। अगर हम ए सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि हम ही को प्रेफर कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 को प्रेफर कर रहे हैं। अगर हम एम सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स हम सब्जेक्ट 2 मीन्स आई को प्रेफर कर रहे हैं। और अगर हम आर को सेलेक्ट करते हैं तो इट मीन्स कि हम दोनों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, और बिहेवियर क्या होगा इसमें सेंटेंस का, ग्रामर का। सेकेंड एग्जाम्पल को भी नोट करें तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है, आइदर आई और वी am or are going to be selected as organizer। यहाँ पर भी अगर I को हम फर्स्ट सब्जेक्ट 1 को प्रेफरेंस दें तो am होता है, और अगर सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें सब्जेक्ट 2 को तो फिर V के अकॉर्डिंगली are मीन्स प्लूरल वर्ब आपका अग्री कर रहा है। सो व्हाट विल बी द आंसर, इसमें रूल क्या है जिसकी बेसिस पे हम अपने पॉइंट को करेक्ट करें और किसी भी सेंटेंस को इसमें करेक्ट आंसर की तरफ जाए। फॉर पर्सन्स, अगर हम पर्सन्स या उनके प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं तो इनमें यही बात है, वर्ब इज चोजन बाय द क्लोजेस्ट वन, मीन्स कि हम क्लोजेस्ट वन यानी सेकंड सब्जेक्ट 2 की प्रेफरेंस हम देखते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल में अगर ऑब्जर्व करें तो इसके क्लोजेस्ट आई है और आई के अकॉर्डिंगली हम एम को टिक करेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। सिमिलरली और के यूजेज में यहाँ जो हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ वी हमारे पास सब्जेक्ट टू है और ये क्लोजेस्ट है एम या आर में से किसी एक के। सो यहाँ हम इसको आर को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इट गोज विद वी। सो वी के साथ आर नॉर्मली एग्री करता है। ये हमने बेसिक प्रिंसिपल में चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। Another example, then we will move further. Either she or I has or have been working on this computer after office timings. She के अकॉर्डिंगली अगर कंसिडर करें तो हैज़ होगा और I के अकॉर्डिंगली कंसिडर करें तो हैव। बट नाउ हम सेकेंड वन यानी क्लोजेस्ट वन को फॉलो करेंगे विच इज़ I and the correct answer will be have been working. So this is the main correct answer. Nouns with confusing S. Normally noun को या किसी भी एक कॉमन नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं। ये एक जेनेरिक प्रिंसिपल है जो हम अर्ली क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट दैट इज़ नॉट द रूल ऑफ थंब। हम हर जगह पे ये सिचुएशन को 100% आंखें बंद करके यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज लैंग्वेज में ऐसी चीज़ें हमारे पास आती, ऐसे वर्ड्स हमारे पास बहुत से हैं जो कि एस या ऐसे ही किसी ई एस जैसे साउंड पे या वर्ड पे एंड होते हैं। बट क्या वो वाकई ही प्लूरल होते हैं? क्वेश्चन। और अगर वो प्लूरल है तो फिर डेफिनेटली हमें वर्ब भी उनके साथ एग्री करने के लिए प्लूरल ही रिक्वायर होगा। बट व्हाट इफ कि अगर वो सिंगुलर हुए, गो के उनके एंड पे एस या यस मौजूद हुआ, तो फिर हम क्या उनके साथ वर्ब सिंगुलर कंसिडर करेंगे या उनकी फॉर्म या शक्ल को देखते हुए प्लूरल वर्ब की तरफ चले जाएंगे? सो यही एक कंफ्यूजन है, यही एक चैलेंज है, इसका हमें सामना होता है। एग्जाम्पल सेज द सीरीज स्टार्ट और स्टार्ट्स। सीरीज IES, like that we have there is a word which is plural. नॉर्मली हम SES ऐसे ही एग्जिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। बट यहाँ सिचुएशन में हमारे पास यही है कि हम इसमें स्टार्ट को सिलेक्ट करें तो ये प्लूरल कंसिडर किया जा रहा है। बट और अगर हम एस स्टार्ट्स कंसिडर करें तो इट मीन्स कि ये वर्ड सिंगल। यही हमें क्वेश्चन है जो हमें इसका आंसर चाहिए और इसी की तलाश में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। Statistics has or have been my favorite subject since college. सेंटेंस पूरे में इसका मीनिंग वाजे हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स अगरचे यहाँ पर एस पे एंड हो रहा है बट ये एक सब्जेक्ट या डिसिप्लिन की बात हो रही है। सो इट सीम्स हम इसके बारे में एक ओपिनियन दे सकते हैं कि एस तो है बट ये लग सिंगुलर रहा है। सो इस बेसिस पे अगर हमें एक गेस देना पड़े कि वाइल्ड गेस के तौर पर अब क्या आंसर टिक करेंगे तो हमारी प्रोबेबल ऑप्शन जो हो वो हेल्प होगी। बट लेट्स सी अनदर एग्जांपल। स्टैटिस्टिक्स शोज और शो द डिफरेंस ऑफ रियल प्रोग्रेस। क्या यहां हम सब्जेक्ट ही की बात कर रहे हैं? यहां इसका मीनिंग, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कैलकुलेशंस हैं किसी भी एनालिसिस के नतीजे में हमारे सामने आए। और यहाँ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो डेफिनेटली प्लूरल है। सो एक ये भी एलिमेंट एंगल हमारे सामने आया कि एस और ई एस वर्ड की फॉर्म की हद तक तो बात है। एक तो हमें इसको सुलझाना है, दूसरा हमें इसके साथ इसके मीनिंग को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ताकि हम करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच सके और उसके बारे में हम डिसाइड करें कि वर्ब इसके साथ कौन सा एग्री कर रहा है। सो रूल ये है, पहली बात तो हमें अपने जहन में एक चीज़ क्लियर करनी है कि एस और ई एस पे एंड होने वाले वर्ड हमेशा प्लूरल नहीं होते और ना ही आपने इन पर कंफ्यूज होना है कि ये प्लूरल है और मैं फटाफट इनके लिए प्लूरल वर्ब टिक कर दूँ। और ये भी बात आपने याद रखनी है कि हर वर्ड जो होता है वो प्लूरल नहीं है,
सो इसलिए इनके मीनिंग और इनकी फॉर्म दोनों को आपने केयरफुली जहन में रखना है। हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। माय मम्स हैज़ और हैव बीन क्योर्ड नाउ। डिजीज है, बट डिजीज तो एक होती है, लेकिन ये एस के साथ यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, हैज़, इसमें करेक्ट आंसर। डोमिनोज इज और आर वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स। यहाँ एक गेम की बात हो रही है, बट अगेन इस गेम का नेम हमारे पास ई एस पे एंड हो रहा है। सो फार यहां पर हम दो तीन कंफ्यूजन्स में उलझ गए हैं। नंबर वन, फॉर्म के एस और ई एस वाले वर्ड्स। नंबर टू, वर्ड्स के मीनिंग भी मैटर करते हैं। जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स को समझा कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो सकते हैं। नंबर थ्री, वर्ड्स की डिफरेंट कैटेगरीज हमारे सामने कुछ आ रही हैं। पहले नंबर पर हमने देखा कि कुछ सब्जेक्ट्स में से हैं, जैसे कि आप इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, फिजिक्स भी कह सकते हैं। मम्स एक डिजीज़ है, डोमिनोज एक गेम है। तो हमें एक क्लू मिलता है, हम एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जहाँ फॉर्म हमें इसके बारे में कोई इशारा दे सकती है, तो क्या वर्ड्स की कैटेगरीज भी हैं? यही हमें पॉइंट क्या हेल्प आउट कर सकता है। तो इसका आंसर है जी हाँ, यस। आपने कुछ लिस्टिंग है इस हवाले से जो एक्सटेंसिव अपने नॉलेज के लिए, जिन्हें आपने याद रखना है, ताकि अगर इनमें से कॉमनली कुछ अगर यूज़ हो तो आप अपने वर्ब को उसके अकॉर्डिंगली ही अंडरस्टैंडिंग देते हुए अग्री करेंगे। सो हियर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिस्ट। हियर वी हैव नंबर वन, जिसमें आपके पास एक जनरल लिस्ट है। फिर इनमें आपकी लिस्ट टू में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स, सोशल स्टडीज़। लिस्ट थ्री में डिजीजेस, रेबीज, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। कुछ गेम्स हैं, एक्रोबैटिक्स, डार्ट्स। लिस्ट फाइव में ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स और आइलैंड्स हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसी तरह से लिस्ट सिक्स में सर्टन बुक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, टाइटल्स हैं उनके। और लिस्ट सेवन पे ब्रांड्स और कंपनीज हो सकती हैं, जिनमें इनके नेम्स के एंड पे आप प्लूरल एग्जैक्टली देखते हैं, या जॉनसन एंड जॉनसन जैसे कोलंबिया पिक्चर्स। बट ये पिक्चर्स एक्चुअली कंपनी का नाम है पूरी का पूरा, जिनमें आप इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। सो पॉइंट यही है कि आप इन लिस्ट को जहन में रखिए ताकि आप इनमें कंफ्यूजन में ना आए। क्वांटिफायर्स एंड नाउन्स। क्वांटिफायर्स क्या रोल प्ले करते हैं नाउन्स के साथ, और नाउन्स फाइनली अपने साथ वर्ब कौन सा अग्री करते हैं। यही चैलेंज हमारे इस टॉपिक में है। लेट्स सी, देयर वाज मच मिल्क इन द जग, परहैप्स इट वाज स्पिल्ड बाय द कैट। इसमें हमारे पास मेन वर्ड मिल्क है, ये एक नाउन है, और इसकी क्वांटिटी को डिफाइन करने वाला वर्ड मच है, ये इसका क्वांटिफायर है। वर्ड क्वांटिफायर क्वांटिटी से डिराइव किया गया है। क्वांटिटी मीन्स कोई उसी किसी भी चीज़ की मिकदार है, जो कि हमने उसको मेजर किया है कि वो चीज़ कितनी मिकदार में हमारे पास है। और वो वर्ड्स जो उनकी क्वांटिटीज़ का एक आइडिया देने के लिए हमारे पास आए होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, उन्हें क्वांटिफायर्स कहते हैं। और ये नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं एज पर द नेचर ऑफ द नाउन। ये क्या रोल प्ले करते हैं, नाउन किस तरह का हो तो उसके साथ किस तरह का क्वांटिफायर यूज़ किया जा सकता है, इसको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी इन रेफरेंस सेक्शन। यहाँ कंपेयर कीजिए तो बुक्स और मिल्क दोनों में एक डिफरेंस है। मिल्क नॉन काउंट है, ऐसा नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बट हम उनको मेजर ज़रूर कर सकते हैं somehow according to some scale। और इसी तरह से बुक्स ये न्यूमरल में से आ सकते हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन्स में कंसिडर किए जाते हैं। और इस डिफरेंस की बेस पर हम इनके क्वांटिफाइज में भी डिफ्रेंसिएशन ढूंढ सकते हैं।
अगर नाउन नॉन काउंट है तो इसका क्वांटिफायर भी डिफरेंट है। हालांकि दोनों ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा अमाउंट के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं। मच एक अलग वर्ड है और मैनी एक अलग। सो यहाँ तक हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि पॉसिबली मेन रोल जो प्ले करने वाले हैं वो नाउन है, जो कि काउंटेबल या नॉन काउंटेबल हो सकते हैं, और इन्हीं की बेसिस पे इनके क्वांटिफायर्स जो होंगे वो भी चेंज होंगे, वो भी अपने अपने कैटेगरी के नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। सो ये हमारे पास ये एक सोल्यूशन हम इस चार्ट में देखते हैं कि अगर नाउन की हम दो मेजर कैटेगरीज डिवाइड कर लें जिनमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल हो, तो हम यही डिसाइड करेंगे कि काउंटेबल क्वांटिफायर काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, और डेफिनेटली अगर वो काउंटेबल हैं तो वो मोर देन वन हो जाएंगे, और अगर उनकी अमाउंट मोर देन वन यूज़ हो रही है तो वो अब आपके साथ प्लूरल वर्ब इसमें यूज़ करेंगे। इसी तरह से नॉन काउंट अगर है तो वो नॉन काउंटेबल को कंसिडर करेंगे, और डेफिनेटली वो क्वांटिटी इटसेल्फ जितनी भी हो वो एक मेजरमेंट है, वो उनके यूनिट्स को मेजर ज़रूर कर रही है, बट ऑल द वाइल वो चीज़ या वो हमारे पास वो थिंग वो एक ही है, वो एक ही एंटिटी कंसिडर की जा रही है। जैसे कि मिल्क का केस है, ये एक आइटम है, एक एंटिटी है जो कि यूज़ की जा रही है, और इसकी क्वांटिटी को डिफाइन करने वाला वर्ड मच है जो हमें एक आइडिया दे रहा है। सो इस वजह से हम इसके साथ वॉज यानी सिंगुलर नाउन वर्ब कंप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से बुक्स प्लूरल है और ये प्लूरल है, इसकी बेसिस पे हम इनके साथ वर्ब आर एग्री कर रहे हैं। सो अब यहाँ हमारे पास एक इस हम टर्न पे पहुँचते हैं कि ऐसे मच और मैनी के डिफरेंस के अलावा, मच और मैनी के अलावा और कौन कौन से ऐसे क्वांटिफाइज हो सकते हैं जो कि हमें इसका आइडिया देते हैं। सो काउंटेबल क्वांटिफायर्स को आप थोड़ा सा इनको रिव्यू करते चलें। इनमें आ फ्यू, सम, एनी, मैनी, आ एक्सेट्रा कुछ और भी हैं। इनका हम सेपरेट टॉपिक में इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से नॉन काउंटेबल क्वांटिफायर्स में आ लिटिल, सम, एनी, मच। यहाँ ये पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे कि सम और एनी दोनों में नोट किए गए हैं, काउंटेबल में भी और नॉन काउंट में भी। ये भी टॉपिक हमारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको क्वांटिफायर्स के ही टॉपिक में, कि वो अपनी किस तरह की टाइप में होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, और किस किस क्वांटिटी को उनकी रेंज क्या है, किस क्वांटिटी की रेंज में वो उसको हर एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। इनमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी रेंज भी, यानी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट और लार्जर अमाउंट दोनों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वांटिफायर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। राइट नाउ हमें एग्रीमेंट के हवाले से कि नाउन को हमने किस तरह से उनके साथ अटैच करना है, और उनका आइडिया हमें ये देखना है कि वर्ब के साथ उन पर क्या इम्पैक्ट आते हैं। हमें फ़िलहाल इतना जानना काफ़ी है। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? किसी भी एक थिंग के अगर आप इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दें, एज मैनी एज यू लाइक, जितने भी आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमने उसको हाफ कर दिया, और अगर हमने उनके एक ही चीज़ की अगर 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया तो हमने कहा जी कि ये थर्ड है उसके। इसी तरह से अगर हम 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे तो ये हर पार्ट उसका 1/4 कहलाएगा। इन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं। इनमें इनके यूजेज में हमें सेंटेंस में किस तरह से ख्याल रखना है, इसका केस 1 हम देखते हैं, और आगे डिटेल में भी इसके फर्दर केसेस जो आए तो वो भी हम डिस्कस ज़रूर करते हैं। केस 1, 2/3 of the students is or are absent in the class. 2/3 of the class are or is absent. दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करें तो हमारे पास डिफरेंट कंक्लूजन्स आते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोनों में हमने
अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ही फ्रैक्शन को यूज़ किया है, विच इज़ 2/3। मीन्स कि इक्वली क्लास के अगर 3 पार्ट्स बनाए जाएं तो उनमें से 3 में से 2 पार्ट्स जो थे 3 के, उतनी तादाद में क्लास में से एब्सेंट रहे। अब लेकिन हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? फर्स्ट सेंटेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स इटसेल्फ एक प्लूरल नाउन है, ये इसकी नेचर है। जबकि कंपैरेटिवली सेंटेंस 2 में हमारा फ्रैक्शन की डिस्क्राइब करने वाली अमाउंट तो सेम, बट नाउन यहाँ डिफरेंट है। क्लास ये एक कलेक्शन को शो करने वाला एक नाउन है जिसमें एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, विच इज सिंगुलर। सो इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब पे कुछ और असर आता है, और नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब पे भी उसका भी इम्पैक्ट आता है। सो विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शंस हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फ्रैक्शंस खुद डिसाइड नहीं करती, बल्कि इनके बाद यूज होने वाले नाउन्स डिसाइड करते हैं। अगर नाउन प्लूरल है, स्टूडेंट्स के साथ आर हाईलाइटेड है, इट मीन्स कि प्लूरल के साथ प्लूरल हो जाएगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शंस के साथ नाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर ही होगा। सो रूल को हम ऑब्जर्व अगर करते हैं, अनवील करते हैं इसमें, तो इसमें ये होगा, यही हमारे सामने आता है कि हेड नाउन जो आपका है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, और अगर हेड नाउन असल में मेन रोल प्ले कर रहा है, अगर वो प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/4 ऑफ द एप्पल वॉज ईटन। यहाँ एप्पल सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यानी वॉज यूज किया गया। 3/4 ऑफ द बॉयज हैव नॉट वोटेड। यहाँ बॉयज प्लूरल है, इट मीन्स कि यहाँ हमें हैव ही को कंसिडर करना पड़ा, नॉट वोटेड फॉर न्यू रिफॉर्म्स। सो हम कंक्लूड इसी पॉइंट पे करते हैं कि हेड नाउन डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। अगर हेड नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर हेड नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। केस 2। Let's see what the example says. All the students have participated in the ballot. However, 1/3 has or have voted against the new policy. इस सेंटेंस में और पिछली एग्जाम्पल्स में मेजर डिफरेंस ये है कि केस 1 में तो हमने ये इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि फ्रैक्शन के साथ यूज होने वाला हेड नाउन ही डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सा हो। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, अगर हेड नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। बट व्हाट इफ के अगर हमने हेड नाउन यूज ही नहीं किया और सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर हमने फ्रैक्शन को ही यूज किया कि वो डिसाइड करे कि आगे वर्ब कौन सा लेना है, खुद डिसाइड करे, तो इसका डिसीजन हम किस बेसिस पे लेंगे कि अगर हेड नाउन हुआ ही ना तो फिर सिरे से हम उसकी बेसिस पे कैसे इस सिचुएशन में हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 1/3 हैज हो या हैव हो। लेट्स कंपेयर अनदर एग्जांपल। ऑफ माय एप्पल्स 3/4 इज और आर रोटन। इस सेंटेंस का मीनिंग जरा डिकोड कीजिए। एप्पल्स ज्यादा सारे पड़े हैं, सर्टन अमाउंट है, इट मीन्स, और इसमें से वो कह रहा है कि कितनी अमाउंट जितनी भी थी उसके 3/4 मीन्स 75% उसके जो एप्पल्स थे वो रोटन हो गए, और ये उसने इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस हमारे साथ शेयर किया। अब यहाँ फ्रैक्शंस क्या रोल प्ले कर रही हैं, फ्रैक्शंस को हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड को अगर ऑब्जर्व करें तो उसके उस पार्ट कितने पार्ट डिस्कस किए गए हैं थर्ड में, दैट इज 1। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में अगर हम
फोर्थ जो फ्रैक्शन है उसको हम नोट करें तो उसमें फोर्थ कितने डिस्कस किए गए हैं, अगर एक ही अमाउंट के इक्वल 4 पार्ट्स में से कितने 4 पार्ट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं, दैट इज 3, राइट। सो कंक्लूजन ये है कि अगर तो हम एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, अगर तो 1 उसके साथ यूज़ किया हुआ है, एक ही पार्ट है, तो फिर हम उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ऐड करेंगे। और अगर उसके हम ज़्यादा पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम पहला जो काम करेंगे वो ये कि उस फ्रैक्शन के उस पार्ट के साथ एस ऐड करेंगे कि हम कितने इसके पार्ट्स यूज़ करें। डेफिनेटली मोर देन 1 है तो इसमें एस तो ऐड करेंगे, जैसे कि बुक और बुक्स है। तो इस तरह फोर्थ एक फोर्थ हुआ। अगर हमने फोर्थ के 2 पार्ट्स उठा लिए तो हम कहेंगे कि जी हमने इस टोटल अमाउंट्स में से फोर्थ जो फ्रैक्शंस के पार्ट्स हैं इनमें इसके हमने 2 फोर्थ्स उठा लिए, तो वो फोर्थ्स कितने हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ 2। सो यहाँ इस सेंटेंस में 3 हमारे पास है तो इस वजह से एस इसमें ऐड हो जाएगा। एक दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि ये 3 है मीन्स मोर देन 1 है तो वर्ब भी इनके साथ प्लूरल होगा। सो रूल हम इसको फाइनली सम अप करते हैं कि अगर फ्रैक्शन से पहले 1 लिखा है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, और अगर मोर देन 1 कोई भी वर्ड यूज़ हुआ है, ऐसा कोई ऑर्डिनल या ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज़ किया गया है जो कि उसके नंबर को शो करता है लाइक 2, 3, 4, तो एक चीज़ हमने फ्रैक्शन के साथ एस भी ऐड करना है, भी हाईलाइटेड है, और वर्ब भी प्लूरल हम यूज़ करेंगे। नाउ वी सी क्वांटिटीज। क्वांटिटीज हम सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट, या उनको हम मेनली हम उनको अगर डिफाइन करने में हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ कंप्लाई करने वाले वर्ब्स क्या होंगे, हमारा ये क्वेश्चन है। लेट्स सी 20 kilometers is or are a long distance, out of which only 5 kilometers is or are left. सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एक मेजरमेंट काउंट की और एक अमाउंट हमने कैलकुलेट की। फर्स्ट पार्ट में हम एक क्वांटिटी को एज अ होल डिस्कस कर रहे हैं, एक ही अमाउंट या एक क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं, और उसकी रीडिंग अगर हम कैलकुलेशन की टर्म्स में बात करें, जैसे हम किसी भी चीज़ की रीडिंग नोट करते हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ नंबर्स या कैलकुलेशंस हमारे पास आती हैं। डिस्टेंस की हमने मेजरमेंट की तो उसकी अमाउंट कितनी आई, उसकी क्वांटिटी कितनी आई, उसकी रीडिंग हमारे पास 20 आ गई और उसका यूनिट किलोमीटर है, तो वो उसकी रीडिंग हमारे पास किलोमीटर्स डेफिनेटली यही है। और यही हमें कंफ्यूज कर रही है कि हम इसको 20 किलोमीटर्स को फोकस करें तो वो उसके हम यूनिट्स पे फोकस करने लग जाएंगे, या इसके मुकाबले में हम इटसेल्फ इसे एक होल क्वांटिटी समझें तो फिर इस सारी चीज़ का मीनिंग ही कुछ और हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ सेकंड पार्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर्स, यहाँ हम पहले पार्ट के कंपैरेटिवली हम यहाँ एक अमाउंट को डिस्कस नहीं कर रहे, एक कंप्लीट मेजरमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि उस क्वांटिटी में से कितने यूनिट्स हमने यूनिट्स को काउंट करके बताया कि उस क्वांटिटी में से इतने यूनिट्स बाकी रह गए। सो यहाँ हमारी डिस्कशन इस पॉइंट पे पहुँचती है कि हम 2 तरह से क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं सेंटेंसेस में। फर्स्ट, हम उन्हें होल क्वांटिटी कंसिडर करें तो क्या करना है, और अगर उसी रीडिंग में अगर उनके यूनिट्स को डिस्कस किया गया है तो हमने वर्ब किस तरह से लेना है। तो इसका आंसर ये है कि अगर तो होल क्वांटिटी होगी तो 20 किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे यहाँ तक क्लॉज, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एक क्वांटिटी को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ 20 किलोमीटर्स के साथ वर्ब इज एग्री करेंगे, और अगर हम उसके यूनिट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आर
हम उसमें प्लूरल वर्ब को कंसिडर करेंगे। सो रूल भी यही है, होल क्वांटिटी और नंबर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर उसके यूनिट्स कंसिडर करेंगे तो प्लूरल। अनदर एग्जांपल 2 lakhs, ये हमने पैसों की कुछ अमाउंट कलेक्ट की तो ये हमारे सामने आ गए कि 2 lakhs एक अमाउंट थी, वॉज द टोटल अमाउंट, एंड नाउ देयर आर 100 रुपीज़ लेफ्ट। यहाँ इसी अमाउंट में से हमने उसके यूनिट्स काउंट किए तो हमारे पास बचे कितने, वो हमने देखा कि आर 100 रुपीज़ उसके यूनिट्स हैं। बट व्हाट इफ कि हम 100 रुपीज़ कंप्लीटली इसी वर्ड को एक मेन अमाउंट के तौर पर कंसिडर करेंगे तो फिर भी वो यही इसी प्रिंसिपल पे बेस करेगा कि ये एक होल क्वांटिटी कंसिडर किया जा रहा है। ये दोनों एग्जांपल में 100 रुपीज़ को कंपेयर किया गया है। फर्स्ट हम उसे यूनिट्स कंसिडर कर रहे हैं सो इसलिए आर यूज़ किया, और जब हमने उसे एक कंप्लीट अमाउंट कंसिडर किया तो फिर वो एक उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया। सो दैट इज़ द मेन रूल फॉर क्वांटिटीज के होल क्वांटिटी और नंबर वर्ब विल बी सिंगुलर, और अगर यूनिट्स हैं तो प्लूरल। नाउ कम टू रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वर्ब के साथ वर्ब के एग्रीमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं? प्रोनाउंस चूंकि नाउन के रिप्लेसर्स होते हैं, सो इनका मेनली प्राइमरीली इनका रोल नाउन के साथ रिलेट करता है। नाउन क्या बिहेवियर देता है, ये क्या बिहेवियर देते हैं, इन दोनों की डिस्कशन सेपरेट है, और इन दोनों का आपस में बिहेवियर मिलकर वर्ब पे क्या इम्पैक्ट डालता है, ये हमारे इस टॉपिक की मेजर डिस्कशन का हिस्सा है। सो पहले हम इनसे कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। नॉर्मली हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, हु, व्हिच, दैट, हुज, होम और व्हाट। इनमें इनके यूजेज में आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? सबसे पहले, ही इज़ वन ऑफ दोज हु और विच हैव प्लान्ड द होल मिशन। यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। सो इनमें पर्सन के लिए हमारे पास चॉइस में हु और विच है। इट मीन्स कि हमें अगर पर्सन्स के लिए यूज़ करना हो तो क्या हम दोनों में से या इन 5-6 में से जो भी हमारे पास एक लिस्ट है, इनमें से हम किसी को यूज़ करेंगे या इनमें से किसी भी को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका आंसर ये है कि ह्यूमंस के लिए हम हु यूज़ करते हैं, और इसलिए इसका आंसर करेक्ट हु होगा, विच नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ आप नोट कर रहे हैं। एक और चीज़ जो इसका मेजर रोल भी हम डिस्कस करते चले, मेनली हम डिटेल में इसको प्रोनाउन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ इसका इंट्रोडक्शन लेते चले कि हु और इसके बाद आने वाली सारी क्लॉज, हु हैव प्लान द होल मिशन, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन किसकी है? ये आपके साथ दोज की इसमें डिस्क्रिप्शन आ रही है। मीन्स ये पर्सन्स ही को डिस्कस किया जा रहा है, और ये रिलेटिव इसी बेसिस पे इन्हें कहते हैं क्योंकि ये रिलेट करते हैं अपने साथ, जिसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। Another example which explains the usage of which. This is one of the cars who or which have been auctioned. यहाँ पे भी नोट कीजिए, यहाँ हमारे पास कार्स की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। सो कार्स प्लूरल है, और इस वजह से हमने यहाँ हैव को यूज़ किया, बट मेनली हमारा यहाँ सेंटर ऑफ डिस्कशन हु या विच में से है कि इनमें से किसको यूज़ करना है। अभी हम इस पे ही फोकस कर रहे हैं। इनमें करेक्ट आंसर या हमारा पॉइंट यही निकलता है कंक्लूजन के कार्स आपका नाउन प्लूरल है, सो और ये आपका अदर देन ह्यूमंस है। इस बेसिस पे हम इसको विच के साथ कंप्लाई कर रहे हैं और इसके साथ विच यूज़ करते हैं। बट देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज द बॉय दैट हैज मेड अ हिस्टोरिक स्पीच। अब यहाँ बॉय एक पर्सन है, और बट हमने यहाँ हु यूज़ नहीं किया बल्कि दैट यूज़ किया है। यहाँ से क्या हम कंक्लूजन देखते हैं? पॉइंट ये है कि दैट
दोनों को रिप्लेस कर सकता है, हु और विच दोनों को, यहाँ हम इसकी जगह पर विच लगा सकते हैं। बट व्हेन, इसकी कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जिन्हें हम डिटेल में अपने प्रोनाउन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो फार हमें इन्हीं अपने पॉइंट्स को याद रखना है कि हु ह्यूमंस के लिए, विच अदर देन ह्यूमंस कोई भी चीज़ें हों, इन एनिमल्स आ जाएं, नॉन लिविंग आ जाएं, और दैट दोनों को रिप्लेस कर सकता है। इनके केसेस क्या क्या है? केस 1, ऑलवेज रिमेंबर द एंटेसिडेंट। चूंकि रिलेटिव प्रोनाउंस अपने से पीछे पहले आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन या वर्ड की के साथ रिलेट करते हैं और उसी की डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन देते हैं, सो जिसके साथ वो रिलेट कर रहे हैं उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और उसी का हमने ख्याल रखना है। सेंटेंस में हमें क्लियरली मालूम हो कि हम किसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल पर नोट फोकस कीजिए। ही इज वन ऑफ दोज इन द पार्टी who or which have planned the whole mission। अगर हम दोज को, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोज की एक्सप्लेनेशन दूँ, तो इसमें दोज पर्सन्स हैं और पर्सन्स के लिए हम हु लगाते हैं। सो इस बेसिस पर दोज के साथ मुझे हु को यूज़ करना होगा और वर्ब भी उसके अकॉर्डिंगली, दोज के अकॉर्डिंगली हैव यूज़ करना है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं चाहता हूँ कि पार्टी जो कि एक ग्रुप है, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे हु यूज़ नहीं करना, बल्कि मैं मांगूंगा विच यूज़ करने में, और इसी बेसिस पे हमारा सेंटेंस चेंज भी हो जाएगा। अगर पार्टी सिंगुलर वर्ब है तो वर्ड है, तो इसके साथ वर्ब भी डेफिनेटली चेंज होगा। सो आपने पॉइंट यही याद रखना है कि आप ये ज़रूर क्लियर करें कि इसका एंटीसीडेंट कौन है। अगर वो पर्सन है तो उसके क्या अकॉर्डिंगली उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है। एग्ज़ाम में इसकी कंफ्यूजन इसी बेसिस पे क्रिएट की जाएगी कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग की कंफ्यूजन में डाल दिया जाएगा। वर्ड एंटीसीडेंट हो सकता है लिविंग हो, और उसके साथ जो एक्सप्लेनेटर या रिलेटिव प्रोनाउन है वो सारी एक्सप्लेनेशन आपकी माइट बी कि वो आगे नॉन लिविंग के साथ रिलेट कर दी जाए, या उसका मीनिंग कुछ इस तरह से हो कि वो कोलैप्स करता हुआ नज़र आए। तो आपने इसको करेक्ट इसका रिलेशन समझना है। केस 2, अगर हम सेंटेंस में द ओनली यूज़ कर देते हैं तो फिर वो जो मेजर आपका सब्जेक्ट है उस पर ही वो फोकस करता है और वही उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब को सेलेक्ट किया जाता है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ही इज द ओनली वन। अब ऊपर वाले सेंटेंस को ही हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है समझने के लिए। अब यहाँ हमने द ओनली यूज कर दिया, द ओनली वन ऑफ दोज बॉयज, तो इसका फोकस दोज से हटकर ही पे चला गया। अब ये सारे लोगों में से हमने सिलेक्शन करके उस बंदे पे पॉइंट को फोकस कर दिया। हमारी सर्च लाइट उस ही एक पर्सन पे आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द ओनली, और दैट्स वाई हम इसमें वर्ब हैज यूज करेंगे। तो कंक्लूजन ये निकला, द ओनली हो तो फिर हम जो एडवर्ड जो अगर तो वो सिंगुलर है तो उस बेसिस पर हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, ना कि हम इस कंफ्यूजन में पड़ जाएं कि दोज लिखा हुआ है तो दोज के साथ तो आगे हु के से पहले दोज एंटीसीडेंट लग रहा है जो उसका है, और उसके अकॉर्डिंगली हम हैव को सिलेक्ट करते हैं तो ये रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लव ऑफ द पेरेंट्स हु और विच द किंग हैज हैव ट्रेडेड। यहां हमें फोकस करना है कि किसकी बात हो रही है, ट्रेड किसकी की गई है। क्या पेरेंट्स की ट्रेड की? अगर पेरेंट्स की ट्रेड की गई तो मीनिंग कोलैप्स कर जाता है, सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। सो दैट्स वाई हम ये देखते हैं कि ये लव की बात हो रही है। सो लव अदर देन ह्यूमंस है, तो इस बेसिस पे हम हु या विच में से विच को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ एंटीसीडेंट हमारा पेरेंट्स नहीं होगा बल्कि लव होगा।
और इसी बेसिस पे लव सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा हैज़ होगा, ना कि हैव। सो हमारी इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि आप रिलेटिव प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना सीखें। कैसे? इसमें आपने उसके मीनिंग को रिलेट करके इसकी पहचान कर सकते हैं। ये रूल या ये अंडरस्टैंडिंग आमतौर पर जो पाई जाती है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस के नियरेस्ट होता है, ये करेक्ट नहीं है। इस नोशन से, इस आइडिया से हम मिस्टेकन हो सकते हैं और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। Nouns and their related pronouns. Noun को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउंस तो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कह देते हैं जी कि अली इज़ अ बॉय, तो उसके साथ आगे ही इज़ माई स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पर ये तो एक कॉमन एलिमेंट है जिसको हम अर्ली क्लासेस से डिस्कस करते हैं। बट इसमें कुछ चीज़ें हम जेंडर बेस्ड इनकी क्लासिफिकेशन भी करते चले जाते हैं। ये इसका फर्स्ट केस है कि जेंडर रिलेटेड प्रोनाउंस जो है इनको आपने ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, दैट बॉय, और बॉय के लिए आप ही यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप किसी फीमेल को डिस्क्राइब कर रहे हैं जेंडर बेस पे, तो इसमें शी उसके साथ यूज़ हो जाएगा। बट केस 2 ये है कि न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउंस भी है, जो कि किसी भी तरह से सेंटेंस में हमें समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें उसके जेंडर के हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन मिल नहीं रही होती। सो इस बेसिस पे हम वर्ब उसके साथ आगे प्रोनाउन कौन सा एग्री करें और उसके साथ कैसे चलें। सो इस बेसिस पे सेफेस्ट जो इसका पैसेज है वो ये कि आप न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ करें, जो किसी भी जेंडर को डिस्क्राइब नहीं करते। इनमें ही जो डेफिनेटली ये आपके मेल जेंडर को रेफर करते हैं और शी जो है ये फीमेल की तरफ, जबकि इट जो है ये न्यूट्रल है। सो इसमें बेबी जनरली इट माइट बी अ बेबी बॉय और इट माइट बी अ बेबी गर्ल। सो हम दोनों में से अभी यहाँ सेंटेंस में मीनिंग क्लियर नहीं है तो हम इट की तरफ रेफर कर देंगे। और अगर हमें करेक्ट ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस हमारे एग्जाम में अगर पिक करना पड़े तो वी शुड गो फॉर दिस वन। Say let's another example. China is looking after his, her, its people. यहाँ हमने इन्हीं प्रोनाउंस के जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो इसकी फॉर्म में यूज़ होते हैं वो भी हमने उसको भी यूज़ करते हुए इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है। चाइना को हम क्या कंसिडर करें? हिज, हर। यहाँ ये पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है कि आप इसको अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में समटाइम्स स्टेट्स के साथ फादरली एफिलिएशन शो की जाती है, तो उसे फादरलैंड भी कंसिडर किया जाता है, नेम किया जाता है। उस बेसिस पे अगर कहेंगे तो आप हिज यूज़ करेंगे, बट अगेन सेंटेंस में उसका मीनिंग वाज़िह होना चाहिए। समटाइम्स स्टेट्स और कंट्रीज़ के साथ मदरली एफिलिएशन, उसको माँ का मकाम दिया जाता है, तो डेफिनेटली नाउ इट बिकम्स अ फीमेल, सो हम उसके लिए शी या हर यूज़ करते हैं। बट न्यूट्रली अगर हम डिस्कस करें विदाउट एनी बायसनेस और एनी काइंड ऑफ एफिलिएशन, तो हम इसमें इट्स की तरफ इसको रेफर कर देंगे, जो कि उसका न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन है। फर्दर, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड द एग्रीमेंट। सो फार हमारी डिस्कशन में हमने नाउन्स और प्रोनाउंस को डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया। ऑल द वाइल हमारे पास रहे नाउन ही और उनके प्रोनाउंस भी, जो कि एज अ सब्जेक्ट यूज होते रहे। बट फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का इटसेल्फ रोल अकेले एग्रीमेंट में क्या हो सकता है, जबकि एडजेक्टिव खुद नाउन के बगैर हम नॉर्मली उसे यूज़ नहीं करते। एडजेक्टिव कोई भी हो वो नॉर्मली अपने नाउन के साथ ही यूज़ होता है, बट इसका एग्रीमेंट में क्या रोल है और इसका नाउन पे इम्पैक्ट तो समझ में आता है, लेकिन इसका डायरेक्टली क्या एग्रीमेंट के साथ कोई इस पर कोई इम्पैक्ट है या नहीं, यही हमारा इस पॉइंट में चैलेंज है। इसी को हमने सॉल्व करना है या इसको समझना है।
So let's see the example. The poor are left alone. यहाँ poor एक एडजेक्टिव है. नॉर्मली हम ये कहेंगे, अगर इसको हम डिस्क्राइब करना चाहें तो पुअर पर्सन, पुअर पीपल, पुअर बॉयज, पुअर गर्ल्स, एनीथिंग लाइक दैट, हम इस तरह की फ्रेजेस बना सकते हैं. इन सारी एग्जांपल्स में हम ये नोट करते हैं कि पुअर के साथ हमने कोई ना कोई नाउन ज़रूर ऐड किया है. लेकिन इस एग्जांपल में सेंटेंस में नोट करें तो हमने इस नाउन में इस सेंटेंस में पुअर एडजेक्टिव तो यूज़ किया, बट अलोन, इसके बाद कोई नाउन हमने यूज़ नहीं किया. हाँ, अलबत्ता हमने एक चीज़ ज़रूर ऐड की, और वो डिटर्मिनर या डेफिनेट आर्टिकल द हमने ज़रूर यूज़ किया है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. द यंग वर एंथुसियास्टिक ऑन दिस अचीवमेंट. यहाँ हम फिर वैसा ही बिहेवियर यूज होता हुआ देख रहे हैं. आर्टिकल द का यूजेज है और एडजेक्टिव उसके बाद अकेला है, फर्स्ट डिग्री में अकेला है, उसके बाद उसका नाउन नहीं है. और आगे उसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट हम ये देख रहे हैं कि वर्ब प्लूरल है, आर और वर्ब ये वर्ब्स यूज किए गए हैं. सो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि अगर एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री आर्टिकल द के साथ यूज की जाए तो ये इक्विवेलेंट होगी प्लूरल नाउन के. तो ये प्लूरल नाउन के साथ इसको हम यही समझेंगे कि ये प्लूरल नाउन है, और ये अपने साथ वर्ब वैसा ही एग्री करेगा जो कि नॉर्मली एक प्लूरल नाउन किया करता है. सिंपली द रिच वर हैविंग फन इन देयर विलेज. सो इसमें रिच को हमने रिच पर्सन्स नहीं लिखा, इसमें प्रोनाउन इसमें नाउन ऐड नहीं किया, बल्कि आर्टिकल द लगा के हमने इसको प्लूरल नाउन ही कंसिडर किया है. सो हम इस पॉइंट को इस जगह पे कंक्लूड करते हैं कि अगर एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द यूज़ करते हैं तो वो फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव आपका प्लूरल नाउन ही कंसिडर किया जाता है. द ब्रेव हैव डाइड इन वैन. सो यही इसकी एक और एप्लीकेशन हमने देखी. हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स ये वर्ब के साथ आप इन्हें टेंसेस में, अपने पैसिव कंस्ट्रक्शंस में, मॉडल वर्ब्स के आपके साथ जो सेंटेंसेस बनाते हैं, आप कंटीजेंसीज को डिस्कस करते हैं, तो आप इनको यूज़ करते हैं. और इनमें इनका कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन कौन से हैं, ये एक एक्सटेंसिव लिस्ट है. फॉर्चुनेटली कि ये वर्ब्स की लिस्ट, वर्ड्स की, हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट यही है. सो अगर आप इनको एक अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. इनमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि फ्रेजेस हैं जो ख़ास तौर पर वर्ड डिस्कसिंग है, देखने की ज़रूरत ये है. लास्ट अगर मैं कुछ वर्ड्स को काउंट करूँ, कैनॉट हेल्प बट एंड वुड रादर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हम नोट करें तो इनमें क्या क्या है. सिंपल पास्ट, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, यहाँ नोट कीजिए तो वुड रादर का यूजेज ऊपर भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी इसका डिफरेंस है. वुड रादर के साथ परफॉर्मर है. वुड रादर के साथ अगर परफॉर्मर होगा तो फिर इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी. फॉर एग्जांपल, आई वुड रादर यू ड्रोव. अगर हम इसको सिंपली यूज़ करते हैं तो फिर ये आपका आई वुड रादर ड्राइव दिस कार माई सेल्फ, तो मैं खुद इसको चलाना चाहूँ. तो यहाँ फर्स्ट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो इसमें प्रेफरेंस आपकी सब्जेक्ट की तरफ होती है, यानी ही वुड रादर या आई वुड रादर डू दिस, तो यूँ होगा. बट अगर आप किसी दूसरे के लिए प्रेफरेंस सेट कर रहे हैं तो इसमें यूजेज इसी बात का ख्याल रखना है कि वुड रादर के फ़ौरन बाद उसका पर्सन या परफॉर्मर ऐड करेंगे, इसके लिए आप प्रेफरेंस सेट कर रहे हैं. विश के साथ भी आप इस तरह से सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं जिसमें आप इमेजिनेटिव सिचुएशन को डिस्कस करते हैं. ये वर्ब के टॉपिक में हम डिटेल से इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव वर्ब्स को हम कैसे हैंडल करते हैं. थर्ड फॉर्म में भी यहाँ आप नोट करते हैं कि पैसिव कंस्ट्रक्शंस के साथ आप यूज़ करते हैं, और मॉडल वर्ब्स के साथ जिनमें हैव आप उनकी पास्ट फॉर्म ऐड करते हैं, वो भी इसमें साथ शामिल है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जहाँ आपके रेगुलर इज, एम, आर, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के आपके हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं. मॉडल वर्ब्स में भी आपको एक बात याद रखनी है.
कि मॉडल वर्ब्स के साथ आप बी यूज़ करते हुए आप उनकी एक स्टेट को डिफाइन ज़रूर कर देते हैं. यू शुड बी गोइंग. नोट करने की बात यह है कि अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स के साथ तो वो उनकी पैसिव कंस्ट्रक्शन को रेफर करता है. ऊपर एग्जांपल में नोट करें तो दिस कैन बी डन. यहाँ एक्शन की परफॉर्मेंस है लेकिन पैसिव फॉर्म में. बट इसमें लास्ट अगर सेक्शन में नोट करें तो यू शुड बी गोइंग. यहाँ ये डिफरेंस है कि ये एक्चुअली गोइंग की एक्टिविटी को एक न्यूट्रल स्टेट में डिस्कस कर रहा है जो कि जनरली उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं है बल्कि उसकी डिस्क्रिप्शन पे फोकस है. एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना एक और चीज़ है, एक्टिविटी की परफॉर्मेंस एक और चीज़ है. सो दोनों में डिफरेंस है. अगर तो हम एक्टिविटी की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे तो फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म होगी जो कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में जाएगी. ये भी आपके मेनली वर्ब के टॉपिक्स की चीज़ें हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. फोर्थ फॉर्म में अगर डिस्कस करें तो बी के बाद अगर फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं इट मीन्स कि हम उस एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैनॉट हेल्प. कैनॉट हेल्प को भी कंपेयर कीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सेक्शन में. कैनॉट हेल्प बट अगर यूज़ किया गया है, ये फ्रेज अगर थोड़ी सी एक्सटेंड होगी बट तक तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. और अगर हमने कैनॉट हेल्प तक इसको कन्फाइन कर दिया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी. कंपेयर कीजिए दोनों एग्जांपल्स को. ही कैनॉट हेल्प बट वीप. वीप यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गई बिकॉज ऑफ बट. बट अगर हम यूँ कह देते हैं ही कैनॉट हेल्प वीपिंग, वो रोए बगैर ना रह सका. दोनों का मीनिंग सेम है बट कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है. एग्जाम में यही कंस्ट्रक्शन कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि बट के साथ आपको पॉसिबली फोर्थ फॉर्म यूज़ होती हुई नज़र आए, बट अगर आपने इनको क्लियरली अंडरस्टैंड किया हुआ है तो आप एरर को फाइंड आउट कर लेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समरी ऑफ द लेक्चर. इस समरी में आपके पास दो कॉलम्स हैं जिनमें एक तरफ आपके उन टॉपिक्स या उन पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन है और उसके सेकंड कॉलम में उन्हीं रूल्स की एप्लीकेशन है जो कि आपके पास बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में दी गई है. इनमें सजेस्टेड यही है कि आप इन्हें फिंगर टिप्स पे आसानी से ले आएँ ताकि जब आपको एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको हैंडल करने पड़े इन वन अटैम्प्ट, तो बजाय इसके कि चीज़ें आपके पास मिक्सअप हो जाएं और आपके पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूज हो जाएं, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करें, आपके पास ये फिंगर टिप्स पे वन टू वन अप्रोच के साथ ये चीज़ें आपके पास क्लियर कट हों और आप अपने टॉपिक को विद कॉन्फिडेंस आप अटैम्प्ट कर सकें और उसके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर सकें, सॉल्व कर सकें. सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस समरी. हम इसी पैटर्न को अगले लेक्चर्स में भी ऑब्जर्व करते रहेंगे, इसको फॉलो करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.